विलियन या पहली बार नहीं सुन रहे हैं। हम कक्षा 11वीं में भी विलियन के बारे में सुन चुके हैं, है ना। मैंने बोला विलियन मतलब मैं बात कर रहा हूं क्या बेटा, सॉल्यूशंस की। तो ये कोई पहली बार सुना जाने वाला शब्द नहीं है, आपने पहले भी ये वर्ड सुना है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी होगा कि विलियन क्या होता है, विलियन कैसे बनता है। हैं? तो जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि विलियन क्या है, तो अक्सर दिमाग में आता है क्या, विले और विलायक। विले और विलायक को मिलाते ही जो तैयार होता है उसी को बोलते हैं विलियन। लेकिन पूरा विलियन नाम से एक चैप्टर कैसे आ गया, पूरा विलियन नाम से एक चैप्टर कैसे आ गया, जबकि मुझे लगता है कि विलियन का मतलब होता है बस हमने एक विले ले लिया, एक विलायक ले लिया, मिला दिया, एक सॉल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया और उसको मिला दिया, बन गया सॉल्यूशन। पर ये जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, ये जो विलियन होता है, ये केमिस्ट्री का एक बेस है। भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सुनते ही दिमाग में आता है रसायन, और रसायन सुनते दिमाग में आता है जरूर वो किसी प्रकार का विलियन होगा या सॉल्यूशन होगा। तो याद रखिए इस चैप्टर में आपको विलियन के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी, उसका गुण धर्म समझने को मिलेगा जो आपने पहले एक विलियन के बारे में कल्पना नहीं किया होगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। तो अगर आप विलियन वर्ड सुनते हैं या सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो मुझे पता है हर बच्चा जानता है इस बात को कि विलियन यानी कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, विले और विलायक। जब भी हम विलियन के बारे में बात करते हैं तो हर बच्चा इस बात को जानता है कि ये दो चीजों से मिलकर बनता है बेटा, क्या, विले और विलायक। तब जाके वहां पर विलियन बनता है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब विलियन क्या होता है ये तो आप जानते हैं, हालांकि कितना जानते हैं वो मुझे नहीं पता, हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। विलियन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन बेटा आपको इस चैप्टर में विलियन क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए। विलियन बनता कैसे है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, उसको बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और एक बार जब विलियन बन जाता है तो अब उसके गुण धर्म क्या होते हैं, क्यों बनाया हमने विलियन, क्यों बनाया हमने सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में ना सिर्फ आप ये सीखेंगे कि विलियन क्या है, विलियन कैसे बनता है, विलियन को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं, बल्कि आपको यह भी जानने को मिलेगा कि विलियन बनाते क्यों हैं, सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुण धर्म क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं विलियन की, सब बच्चे जानते हैं कि विलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, विले और विलायक। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं बेटा कि आप बताओ विले या विलायक इसका क्या अर्थ आप समझते हैं। मुझे सबसे पहले बताइए विले क्या हो सकता है, विले क्या हो सकता है, कोई उदाहरण देंगे मेरे को। अच्छा आपको पता है विले किसी प्रकार का सॉलिड भी हो सकता है, किसी प्रकार का लिक्विड भी हो सकता है, किसी प्रकार का गैस भी हो सकता है। मैंने कहा विले जो होता है बेटा वो किसी प्रकार का ठोस भी हो सकता है, किसी प्रकार का द्रव्य भी हो सकता है, किसी प्रकार का गैस भी हो सकता है। लेकिन जब विलायक की बात करते हैं तो बेटा विलायक जो होता है वो लिक्विड ही होता है, लिक्विड ही होता है, यानी कि होता है ये द्रव। जब भी हम एक विलियन बनाते हैं तो विलियन बनाते वक्त जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। पर जब जो सॉल्यूट के बारे में जब बात करते हैं तो सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन जब सॉल्वेंट के बारे में सुनते हैं तो सॉल्वेंट अक्सर लिक्विड ही होता है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि मैं इस चैप्टर में विलायक के रूप में किसको प्रयोग करूंगा, इस चैप्टर में कौन मेरा विलायक बनेगा, कौन मेरा सॉल्वेंट बनेगा। तो बेटा जब भी हम सॉल्वेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वाटर। जब भी हम विलायक शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वाटर। पर मैं बता दूं वाटर ही हमेशा विलायक नहीं होता, वाटर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एसीटोन, ईथर, बेंजीन, एमोनिया, क्लोरोफॉर्म, टॉल्विन, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड। देख लो जब भी
मैं कहता हूं किसी विलायक के बारे में बताओ, जब भी मैं कहता हूं किसी विलायक के बारे में बताओ, तो अक्सर बच्चे विलायक सुनते ही उनके दिमाग में एक ही चीज आता है और वो है बेटा वाटर। पर मैं बता दूं, विलायक कुछ भी हो सकता है, विलायक इसमें से कुछ भी हो सकता है। पर जब विलायक इसमें से कुछ भी हो सकता है तो अक्सर हम विलायक के रूप में वाटर को क्यों लेते हैं? अक्सर विलायक के रूप में वाटर को क्यों लिया जाता है? क्योंकि बेटा वाटर का जो द्विध्रुव गुण होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान देंगे, वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हाईएस्ट होता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो वाटर यानी कि पानी अपने अंदर जितनी सारी चीजों को घोल सकता है और कोई नहीं घोल सकता। हालांकि बहुत सारे विलायक होते हैं, पर हम हमेशा विलायक के रूप में जल को यानी कि वाटर को ही क्यों ज्यादा लेते हैं? क्योंकि बेटा वाटर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी पाया जाता है और वो ये है कि वाटर अपने अंदर जितनी सारी चीजों को घोल सकता है और कोई नहीं घोल सकता। इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो जब भी आप विलायक शब्द सुनेंगे तो आप कहना विलायक तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं ज्यादातर विलायक के रूप में जल को लूंगा। इसी चैप्टर में आगे चल के आप कई ऐसे न्यूमेरिकल बनाएंगे जिसमें विलायक कभी एसीटोन होगा, कभी ईथर होगा, कभी क्लोरोफॉर्म होगा, पर ज्यादातर क्वेश्चन में वाटर होगा। तो चलिए, अगर आपको एक विलयन बनाना है तो विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए आपको। तो बेटा विलय के रूप में यानी कि सॉल्यूट के रूप में आप किसी भी ठोस को ले सकते हैं, किसी भी लिक्विड को ले सकते हैं, किसी भी गैस को ले सकते हैं। तो सॉल्यूट जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम विलायक के बारे में बात करेंगे तो विलायक जो है वो द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि विलयन बनाने के लिए क्या मैं कोई भी दो चीज को आपस में मिलाऊंगा तो विलयन बन जाएगा? प्रश्न ये उठता है कि जब भी मैं किसी दो चीज को आपस में मिलाऊंगा तो क्या विलयन बन जाएगा? भाई पानी में तेल डालोगे, विलयन नहीं बनेगा। अगर आप पानी में तेल को डालोगे तो आपने डाल तो दिया, मिश्रण तो बन गया, मिक्सचर तो बन गया, पर वो विलयन नहीं कहलाएगा। आप रेत को पानी में डालोगे, आपने डाल तो दिया, मिला तो दिया, पर विलयन नहीं बनेगा। अगर आप एसीटोन को पानी में डालोगे, मिल तो जाएगा, पर विलयन नहीं बनेगा। अगर आप कपूर को पानी में डालोगे, आप डाल तो दोगे, विलयन नहीं बनेगा। तो बेटा विलयन बनाने का सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि किसी भी दो चीज को आपने मिला दिया। शर्त यह है, विलयन तभी बनता है जब आप किसी ऐसे दो चीजों को मिलाओ जो आपस में मिलना पसंद भी करते हो। मैंने कहा कि विलयन बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी दो चीज को नहीं मिला देंगे, आप ऐसे दो चीजों को मिलाएंगे जो सचमुच में आपस में मिलना पसंद करते हो। पानी और तेल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पानी और तेल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए अगर आप उनको मिलाओगे भी तो बेटा उससे विलयन तो नहीं बनेगा। तो बेटा आपको बस ये याद रखना है कि विलयन बनाते वक्त आपको ऐसे दो चीजों को मिलाना है जो सचमुच में एक दूसरे के साथ मिलना पसंद करते हो। तो अब इसी पर आधारित है विलयन का आगे का कॉन्सेप्ट। तो चलो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर एक विलयन बनाते वक्त किस तरह के ठोस, किस तरह के द्रव और किस तरह के गैस का उपयोग होता है। क्या सारे ठोस पानी में घुल जाते होंगे? क्या सारे द्रव पानी में घुल जाते होंगे? क्या सारे गैस पानी में घुल जाते होंगे? याद रखना, पानी में घुलेगा तो ही विलयन बनेगा, पानी में घुलेगा तभी विलयन बनेगा। तेल पानी में नहीं घुलता तो विलयन नहीं बनता। तो आपको अगर वाटर को लेके विलयन बनाना है तो शर्त यह है कि विलयन तभी बनेगा जब आप पानी में कोई ऐसा चीज डालो जो सचमुच में पानी में घुल जाता हो। मैं बात कर रहा हूं विलयता की, मैं बात कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी की। तो याद रखना कि विलयन बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बेटा सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता। तो विलयन तभी बनेगा जब आप किसी दो चीजों को मिलाते हो और वो दोनों चीजें आपस में अगर मिल गए, घुल गए तभी विलयन बनेगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको बस ऐसे दो चीजों को आपस में मिलाना है जो आपस में घुल सके। चलिए ठीक है,
तो अब इसी पर आधारित है 3 तरह का विलयन। तो बेटा मैं आपके सामने 3 तरह का सॉल्यूशन बनाऊंगा, मैं आपके सामने 3 तरह का विलयन बनाऊंगा। सबसे पहला है ऐसा विलयन जिसमें मैं किसी ठोस को वाटर में यानी कि जल में मिलाऊंगा। अभी सबसे पहले हम ऐसे विलयन के बारे में बात करेंगे जिसमें विलय के रूप में ठोस रहेगा और विलायक के रूप में वाटर। फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले हम ऐसे विलयन को बनाएंगे जिसमें विलय के रूप में ठोस रहेगा और विलायक के रूप में वाटर। अब आपसे एक प्रश्न है, मुझे किसी ठोस का एग्जाम्पल बताओ जो पानी में आसानी से घुल जाता है। याद रखना, जो पानी में घुलेगा वही विलयन बनाएगा। तो विलयन बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप किसी ऐसे ठोस को पानी में डालें जो पानी में घुल सकता हो। तो चलो बताओ मेरे को किसी ठोस का उदाहरण जो पानी में घुल जाता हो। बताइए बेटा। चीनी, नमक, शुगर। चलो ठीक है, तो अब सुनेंगे कि ठोस के रूप में आपको किसको लेना है। कपूर एक ठोस है पर पानी में नहीं घुलता। यूरिया एक ठोस है पर वो पानी में नहीं घुलता। नेप्थलीन बॉल, जो नेप्थलीन बॉल होता है ना, जो हम घर में अलमारी में कपड़ों के बीच में रखते हैं, सफेद सफेद गोल गोल सा नेप्थलीन बॉल, उसको डालो पानी में नहीं घुलता। तो ये सभी तो ठोस है। कपूर, नेप्थलीन बॉल, यूरिया, ये सब भी ठोस है पर ये पानी में नहीं घुलते। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर कभी मुझे ठोस को लेकर के विलयन बनाने का मन करे तो किस तरह के ठोस को मुझे लेना पड़ेगा। तो बेटा आप ठोस के रूप में ले सकते हैं कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl, CaSO4, इसके अलावा KBr, इसके अलावा AlCl3। ये देखो ये सब ठोस है और ये सब पानी में घुलते हैं। इसके अलावा शुगर यानी कि शक्कर, ये सब ऐसे ठोस है जो पानी में घुलते हैं। पर जो कपूर होता है, ध्यान देंगे, जो कपूर होता है, जो यूरिया होता है, वो तो पानी में नहीं घुलता। बेटा ठोस के रूप में यूरिया भी होता है, तो यूरिया पानी में नहीं घुलता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह के ठोस पानी में घुलते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरह का ठोस पानी में घुलेगा, क्योंकि आज मैं विलयन बनाना चाहता हूं और विलयन बनाने के लिए स्वाभाविक सी बात है, मुझे यह पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजों को पानी में घोलना है। तो बेटा सुनेंगे ध्यान से, वही ठोस पानी में घुलेगा जो या तो आयोनिक हो, या फिर वो जो जल के साथ बना सके हाइड्रोजन बंध। ध्यान सुनेंगे, यूरिया ना तो आयोनिक होता है और ना ही ये बना पाता है हाइड्रोजन बंध। तो बेटा यूरिया भी एक ठोस है पर ये पानी में क्यों नहीं घुला। तो याद रखना, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया किस तरह का ठोस पानी में घुलता है, तो जवाब देंगे आप कि वही ठोस पानी में घुलेगा, पहला जो या तो आयोनिक हो। आयोनिक समझते हैं ना, जिसमें प्लस माइनस चार्ज होता है, तो बेटा वही ठोस पानी में घुलेगा जो या तो आयोनिक हो या फिर वो जल के साथ क्या बना सके, हाइड्रोजन बॉन्ड। यूरिया, नेप्थलीन टैबलेट, कैम्फर, कपूर, ये सब ऐसे ठोस होते हैं जो ना तो आयोनिक होते हैं और ना ही वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाते हैं। तो बस आपको यह याद रखना है कि वही ठोस पानी में घुलेगा जो या तो आयोनिक हो या तो हाइड्रोजन बंध बना सके। तो शक्कर पानी में क्यों घुलता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। और ये सब पानी में क्यों घुलते हैं, क्योंकि ये आयोनिक होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई ठोस आयोनिक होते हैं तो पानी में कैसे घुल जाते हैं। अगर कोई ठोस
अगर कोई ठोस आयोनिक होते हैं तो पानी में कैसे घुल जाते हैं, जो आयोनिक नहीं होते वो पानी में क्यों नहीं घुलते। तो आपको विलयन के बारे में सब कुछ समझना है। तो चलो बेटा मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी ठोस जब आयोनिक होता है तो जल में क्यों घुल जाता है। तो यहां सुनेंगे, मैंने नमक ले लिया, सबसे आदर्श एग्जाम्पल होता है नमक जो पानी में घुलता है। तो बेटा अब मैं नमक को पानी में डालने वाला हूं। ये देखो मैं नमक को पानी में डालूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन है। इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया, मैंने वाटर ले लिया, और जैसे ही मैं NaCl को पानी में डालूंगा तो जानते हो क्या होगा, NaCl पानी में जाते ही दो हिस्सों में टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। और याद रखना, जब भी कोई आयोनिक ठोस पानी में जाते ही टूट जाए तो हम कहते हैं वो घुल गया। जब भी कोई आयोनिक ठोस पानी में जाता है और पानी में जाते ही वो टूट जाए तो जैसे वो टूटा आप कहेंगे वो घुल गया, जैसे वो टूटा आप कहेंगे वो घुल गया। और जो आयोनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद नहीं टूटेगा वो नहीं घुलेगा। तो जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला, ये दो हिस्सों में टूट गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये टूट गया तो बेटा Na में प्लस चार्ज है, Cl में माइनस चार्ज है, तो इनके बीच आकर्षण नहीं बनेगा। और अगर इनके बीच आकर्षण बना तो फिर ये आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, और अगर फिर से जुड़ गए तो कहानी बिगड़ सकती है। तो बेटा कोई भी आयोनिक ठोस जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो हम कहते हैं घुल गया, और अलग नहीं हो पाए तो नहीं घुलेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैं 11वीं से एक चीज पढ़ता आ रहा हूं कि भाई सोडियम में प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है, और आपको तो पता है ना बेटा किसी भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो प्रश्न यह उठता है कि सोडियम में प्लस चार्ज है, Cl में माइनस चार्ज है, उनके बीच बहुत प्रबल आकर्षण है, तो पानी में जाते ही वो टूट कैसे जाता है, उतना प्रबल आकर्षण खत्म कैसे हो जाता है। तो बेटा ये दोनों जैसे ही पानी में पहुंचते हैं तो ये इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि आपने इसको पानी में डाला है। तो पानी के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो इनको अलग करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो मान लो मैंने यहां पर ये देखो बेटा, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, H2O। ये देखो ये H2O का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, अणु ले लिया। अच्छा बेटा आपको ये तो पता होगा ना कि जो H2O होता है वो एक ध्रुवी अणु होता है, ध्रुवी यानी कि पोलर। H2O जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ऑक्सीजन में माइनस चार्ज रहता है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज रहता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने क्लास 11 से पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन में प्लस चार्ज रहता है, आंशिक रूप से प्लस चार्ज रहता है, और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। अब देखो हुआ क्या, जब तुम NaCl को पानी में डाले, जब तुम NaCl को पानी में डालते हो तो क्या आप देख पा रहे हो, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि सोडियम में प्लस चार्ज है और वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसमें माइनस चार्ज है। तो सोडियम में प्लस चार्ज है तो चारों तरफ से ऑक्सीजन ने उसे घेर लिया है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, सोडियम में प्लस चार्ज है। और यहां पर क्लोरीन में माइनस चार्ज है तो उसको चारों तरफ से हाइड्रोजन ने घेर लिया है। ये देखो हाइड्रोजन ने पकड़ लिया है क्लोरीन को, और ऐसा पकड़ा है कि अब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो बेटा Na और Cl के बीच में एकदम प्रबल आकर्षण था, पर जैसे ही पानी में गया वो टूट कैसे गया, अलग कैसे हो गया, घुल कैसे गया, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई आयोनिक ठोस पानी में आते ही अलग हो जाए तो आप कहना घुल गया। और अलग कैसे होता है, कौन उनको अलग करता है, जल के जो अणु होते हैं वो, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। आपको पता है अगर आप नमक को तेल में डालोगे, अरे वाह प्रशांत यादव,
अभी मैं बोल ही रहा था कि एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, हाँ बेटा सुनो ध्यान से, अगर आप नमक को पानी में डाल दोगे वो नहीं घुलता। आप करके देखना, नमक क्षमा चाहूंगा, अगर आप नमक को तेल में डाल दोगे, अगर आप नमक को तेल में डाल दोगे तो वो नहीं घुलता। क्योंकि तेल के जो अणु होते हैं ना बेटा, वो ध्रुवी नहीं होते, वो पोलर नहीं होते। तेल के जो अणु होते हैं वो ध्रुवी नहीं होते, वो पोलर नहीं होते, इसलिए वो Na और Cl को अलग नहीं कर पाते। तो शर्त यह है कि Na और Cl के बीच तो अट्रैक्शन है, पर उनको अलग जो करेगा वही उसको घोलेगा। तो जल के जो अणु होते हैं वो ध्रुवी होते हैं, वो पोलर होते हैं, वो Na और Cl को पकड़ के एक दूसरे से अलग कर देते हैं। पर जो तेल के जो अणु होते हैं, तेल के अणु Na और Cl को अलग नहीं कर पाते, इसीलिए कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो तेल में नहीं घुलता। चलो ठीक है, तो वापस आते हैं। तो अभी एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा था कि आखिर कोई भी आयोनिक ठोस जल में कैसे विलय हो जाता है, कैसे घुल जाता है। तो जवाब है बेटा कि जल के अणु उनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जल के अणु इनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं और हम कहते हैं वो घुल गया। तो अब एक एक्सेप्शन बताता हूं बेटा मैं। आपको पता है कि BaSO4 भी एक आयोनिक ठोस है। यह भी एक आयोनिक ठोस है, आयोनिक सॉलिड है, पर यह पानी में नहीं घुलता, यह पानी में नहीं घुलता। अब एक बड़ी परेशानी मेरे सामने आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी आयोनिक ठोस होते हैं वो पानी में घुल जाते होंगे। मुझे अभी लग रहा था कि जितने भी आयोनिक ठोस होते हैं वो पानी में घुल जाते होंगे, लेकिन BaSO4 एक ऐसा आयोनिक ठोस है जो है तो आयोनिक पर पानी में नहीं घुलता, वो पानी में नहीं घुलता। तो प्रश्न ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयोनिक ठोस पानी में नहीं घुलता। तो बेटा पहली बात तो BaSO4 इकलौता ऐसा आयोनिक ठोस है जो पानी में नहीं घुलता। पर प्रश्न ये उठता है कि वो आयोनिक होने के बावजूद पानी में क्यों नहीं घुल रहा है। तो उसका जवाब सुन लो। असल में होता क्या है कि Na और Cl, ध्यान सुनेंगे बेटा, आपको ये तो पता है ना कि Na में प्लस चार्ज है, Cl में माइनस चार्ज है, बेरियम में प्लस चार्ज है, सल्फेट में माइनस चार्ज है, और आप इसको पानी में डालोगे। जैसे ही आप इनको पानी में डालोगे ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पर अब सुनना ध्यान से, क्या होता है असल में, होता क्या है, ये जो आयोनिक ठोस होते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो बेटा पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इनको अलग करते ही हैं। दरअसल Na में प्लस चार्ज है और Cl में माइनस चार्ज है, तो बेटा इनके बीच तो आकर्षण होगा ना। तो असल में होता क्या है कि इनके बीच जो आकर्षण होता है उसे तोड़ने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं बेटा, या इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो याद रखना, आपको क्या लग रहा था, नमक पानी में गया और पानी ने उनको अलग कर दिया। हाँ, यह सच तो है कि पानी ने उनको अलग कर दिया, पर पानी उनको अलग कैसे कर पाया, क्योंकि Na और Cl को अलग करने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो बहुत कम होती है। ध्यान सुनना, Na और Cl को अलग करने के लिए भी एक ऊर्जा लगता है, पर वो उस ऊर्जा का जो मान है वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि Na और Cl पानी में जाते ही टूट जाते हैं। पर बेरियम सल्फेट का जो जालक ऊर्जा होता है, जो लैटिस एनर्जी होता है, वो बहुत हाई होता है। यानी कि बेरियम और सल्फेट आयन को एक दूसरे से अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो बहुत हाई है। इतना हाई है कि पानी उनको अलग नहीं कर पाता। तो पानी इनको अलग करने की कोशिश तो कर रहा है, पर बेटा इनको अलग करने के लिए एक ऊर्जा भी लगती है, वो भी कम होना चाहिए। अगर जालक ऊर्जा ज्यादा हुआ तो ऐसा ठोस पानी में नहीं घुलेंगे, भले ही वो आयोनिक क्यों ना हो। तो ध्यान सुनेंगे, अब हमको यह समझ में आया कि कोई भी ठोस अगर आयोनिक होगा तो पानी में घुलेगा, पर शर्त यह है उस आयोनिक ठोस का जालक ऊर्जा कम होना चाहिए, उसका लैटिस एनर्जी
कम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अब मैंने आपको पहला विलयन बता दिया बेटा। अभी हम पहला विलयन देख चुके हैं जिसमें मैंने ठोस के बारे में बताया। तो अभी आपने ये देखा कि वही ठोस पानी में घुलेगा जो आयनिक होगा, और साथ ही साथ उसका जो जालक ऊर्जा है उसका मान कम होना चाहिए, और या तो वो हाइड्रोजन बंध बना सके। चलिए अब दूसरे तरह के विलयन के तरफ चलते हैं। तो बेटा अब मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊंगा जिसमें अब मैं द्रव ले रहा हूं, और द्रव को अब मैं वाटर में मिलाऊंगा। तो क्वेश्चन है किस प्रकार का द्रव जल में घुलेगा। तो बेटा किस प्रकार का द्रव जल में घुलेगा? तो ऑयल यानी कि तेल, बेंजीन, टॉल्यूइन, एसीटोन, ये सब भी द्रव होते हैं। वहीं पर एमोनिया, अल्कोहल, फिनॉल, ये सब भी द्रव होते हैं। तो क्वेश्चन ये है HCl, एक मिनट, HF ले लेते हैं। हाँ, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोग भी द्रव हैं, पर ये पानी में नहीं घुलते और ये पानी में घुलते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किस तरह के द्रव पानी में घुलते हैं। जवाब एकदम सिंपल सा है बेटा। ये देखो, ये अल्कोहल का अणु है, और ये जल का अणु है। तो बेटा वे सारे द्रव जल में घुलेंगे जो जल के साथ बना लेंगे हाइड्रोजन बंध। ये लोग नहीं बना पाते, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। तो बहुत सिंपल है कि वही लिक्विड पानी में घुलेगा जो पानी के साथ क्या बना लेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बोलो अभिमन्यु, कुछ पूछना चाहते हो? अभिमन्यु, क्या जानना है बेटा, बोलो। एक बच्चा पूछ रहा हाइड्रोजन बंध कौन कौन बनाता है? बता रहा हूं। अभिमन्यु एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस पॉइंट एंड लैटिस एनर्जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस पॉइंट एंड लैटिस एनर्जी? हाँ, तो बेटा चलो ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। असल में वे दो आयंस जिनके बीच में अट्रैक्शन बना है, दे आर नोन एज लैटिस पॉइंट, and the energy required to separate them is known as lattice energy. वे आयंस जो अट्रैक्टेड हैं, they are lattice points, and the energy required to separate them are known as lattice energy. Correct? Okay. और एक बच्चा क्या पूछ रहा है? लैटिस एनर्जी। बेटा क्लास 11th में एक चैप्टर था आबंधन, उसमें आपको जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, विलायक ऊर्जा, ये सब बताया गया है। ठीक है, अभी हालांकि उसका बहुत स्ट्रांग आवश्यकता यहां पर नहीं है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि किसी भी दो आयन के बीच जो आकर्षण होता है उसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और आप भूल गए, अभी तो आप पहला चैप्टर पढ़े हैं ठोस अवस्था। आपको याद है कि जब आयंस आपस में मिलते हैं तो एक त्रिविम स्ट्रक्चर बनता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। इसी स्ट्रक्चर को तो हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं भाई, भूल गए क्या? इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही तो हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और इस लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा, नोन एज लैटिस एनर्जी, नोन एज लैटिस एनर्जी। अभिमन्यु वेलकम। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे किस तरह के ठोस पानी में घुलेंगे, जो आयोनिक हो और जिनका लैटिस एनर्जी कम हो। दूसरा, किस तरह का द्रव पानी में घुलेगा बेटा? विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। किस तरह का द्रव पानी में घुलेगा जो पानी के साथ क्या बना सके? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे विलयन पे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं
एक ऐसा विलयन बनाने जा रहा हूं जिसमें विलय के रूप में मैं गैस को लूंगा और विलायक तो वाटर ही रहेगा। हाँ, ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आपके सामने आ रहा है। अब मैं एक ऐसा विलयन बनाने जा रहा हूं जिसमें गैस को मैं सॉल्यूट के फॉर्म में ले रहा हूं। तो बेटा मैंने जब पूछा बताओ कौन कौन से ठोस पानी में घुलेंगे, आपने बोला NaCl, KCl, KBr, नमक, शुगर, ये सब पानी में घुलते हैं। फिर मैंने पूछा कौन कौन सा लिक्विड पानी में घुलता है, आपने बोला अल्कोहल, अमोनिया, फिनॉल, ये सब पानी में घुलता है। अब तीसरा प्रश्न आप लोग के लिए, कौन कौन सा गैस पानी में घुलता है? उदाहरण दीजिए। पहले उदाहरण दीजिए। रितेश, इस बैच में बेटा बोर्ड एग्जाम का भी बताया जाएगा और नीट और मेंस लेवल का भी बताया जाएगा। आप बस क्लास अटेंड करो, कॉन्सेप्ट समझते जाओ। हाँ बताओ कौन सा गैस पानी में घुलता है? आंसर आना चालू हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वेरी गुड। CO2, एक बच्चा लिखा है LPG, तब गधा नहीं तो LPG पानी में घुलता है, घोल कर देखना जरा। LPG के LPG पानी में नहीं घुलता। LPG, CNG, वाह, कुछ उदाहरण अच्छे आ रहे हैं। CO2 और O2 ये पानी में घुलते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं बेटा। तो यहां पर कंडीशन था कि कौन सा ठोस पानी में घुलेगा, मैं जान गया, जो आयनिक होगा। कौन सा द्रव पानी में घुलेगा, मैं जान गया, जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अब बात करते हैं गैस की। तो सुनना बेटा, कौन सा गैस पानी में घुलेगा? तो जवाब है सारे गैस, ऑल गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर। सारे गैस पानी में घुलते हैं, सारे गैस पानी में घुलते हैं, सारे गैस पानी में घुल सकते हैं। ये सुन के बड़ा अजीब लगा। अरे भाई, जब सारे गैस पानी में घुलते हैं तो मुझे उदाहरण क्यों नहीं पता? जब मैंने आपसे पूछा बताओ कौन सा गैस पानी में घुलता है, आप ठीक से बता नहीं पा रहे हो। तो क्वेश्चन है सारे गैस पानी में घुलते हैं, तो मुझे एग्जाम्पल क्यों नहीं पता? अक्सर जब पूछता हूं कौन सा गैस पानी में घुलता है तो कुछ लोग कहते हैं CO2, कुछ लोग कहते हैं O2। जवाब है बेटा सारे गैस पानी में घुलते हैं। तो जब सारे गैस पानी में घुलते हैं तो हम उसका आंसर क्यों नहीं पता, एग्जाम्पल क्यों नहीं पता? सुनना ध्यान से। पहले तो यह जान लेते हैं कि सारे ठोस पानी में नहीं घुलते, सारे द्रव पानी में नहीं घुलते, पर सारे गैस पानी में घुलते हैं। ऐसा क्यों? तो गौर से सुनिएगा। असल में ये देखो, ये मैंने H2O का मॉलिक्यूल बना दिया। ये देखो बेटा, ये मैंने H2O का मॉलिक्यूल बना दिया। ध्यान से समझेंगे, ये मैंने H2O का मॉलिक्यूल बना दिया। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि H2O के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध से। तो इनके बीच में ये देखो हाइड्रोजन बंध है। तो H2O के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं बेटा हाइड्रोजन बंध से। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बंध है भाई। तो अब आपने क्या एक चीज ध्यान दिया कि जब H2O के अणु आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध से, तो बेटा बीच बीच में गैप बना हुआ है, बीच बीच में रिक्तियां बनी हुई हैं, गैप बना हुआ है। इसे हम इंटरस्टिशियल गैप कहते हैं या अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। इसको इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं या अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, आप इस वक्त पानी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, पानी के अंदर जो H2O होते हैं उनका स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो बेटा पानी के अंदर जो H2O होते हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो बीच बीच में गैप बनता है, और इसी गैप के कारण कोई भी गैस पानी में घुल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि मैं चाहता हूं कि CO2 को पानी में घोल दूं, तो बेटा CO2 के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, CO2 के ऊपर प्रेशर लगाओ। जैसे ही आप CO2 के ऊपर दाब लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, तो CO2 पानी के अंदर चला जाएगा। क्यों अंदर चला गया? अंदर में छोटे छोटे गैप बने हैं, उसी में जाके CO2 फंस जाएगा, उसी में जाके CO2 जो है वो फंस जाएगा। तो कहानी ये है कि पानी के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें छोटे छोटे गैप होते हैं, और पानी कुछ भी कर ले इस गैप को छुपा नहीं सकता, वो गैप तो रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही आप वहां से प्रेशर लगाते हो, तो प्रेशर लगाते ही कोई भी गैस अंदर चला जाएगा और जाके अंदर फंस जाएगा। तो बेटा
जब गैस को फंसाने की ही बात चल रही है तो फिर मैं किसी भी गैस को फंसा सकता हूं। बस क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर। तो बस आप जैसे यहां से आप प्रेशर लगाओगे तो कोई भी गैस पानी में घुल जाएगा। पर अभी भी यही प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर प्रेशर लगाने से ही कोई भी गैस पानी में घुल जाता है तो अभी भी ज्यादा उदाहरण हमारे पास क्यों नहीं है? तो उसका आंसर सुनो बेटा। मैंने भले ही यह कह दिया कि किसी भी गैस को आप पानी में घोल सकते हो, लेकिन गैस को घोलने के लिए लगता है प्रेशर। और कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनको घोलने के लिए कम प्रेशर लगता है, और कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनको घोलने के लिए ज्यादा प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर कुछ ज्यादा ही होता है। तो सुनेंगे ध्यान से। मैं कैसे जान पाऊंगा भाई कि किसको घोलने के लिए कम प्रेशर लगता है और किसको घोलने के लिए ज्यादा? तो सुनना इधर। असल में होता क्या है, ये देखो, CO2, SO2, SO3 ये लोग पानी में जल्दी घुल जाते हैं। ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन ये लोग जल्दी पानी में नहीं घुलते। तो क्वेश्चन है, ये सारे गैस पानी में क्यों जल्दी घुल जाते हैं और ये सब जल्दी पानी में क्यों नहीं घुलते? तो बेटा आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनका आणविक भार या आणविक संरचना थोड़ा बड़ा होता है। तो कहानी यह है कि सभी गैस पानी में घुलेंगे, पर कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनको घोलने के लिए प्रेशर कम लगाना पड़ता है, और वो होते हैं बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना, जो बड़े बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, और जो छोटे साइज वाले होते हैं उनको घोलने के लिए ज्यादा प्रेशर लगता है। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये बताओ बेटा, आपको इस गैप में इनको फंसाना है, तो CO2 आकार में बड़ा है, CO2 आकार में बड़ा है तो बढ़िया खप से वहां पर बैठ जाएगा, जम जाएगा, घुल जाएगा। पर O2 या हीलियम आकार में छोटा है, O2 या हीलियम आकार में छोटा है तो वो इस गैप में फिट नहीं बैठेगा। हीलियम इस छोटे से गैप में फिट नहीं बैठेगा, और फिट बिठा के रखने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो क्या समझे, सभी गैस पानी में घुलता है, पर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल वाले होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं। क्यों? वो जाके अच्छे से उस गैप में फिट बैठ जाते हैं, और जो छोटे साइज वाले होते हैं वो आसानी से अंदर नहीं जाते, क्योंकि बीच में गैप जो है वो उसके मुकाबले इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। तो अब कहानी ये है कि सभी गैस को पानी में घोला जा सकता है, बस शर्त है उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस पानी में उतना ही ज्यादा घुलेगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा पानी में घुलेगा। शुरुआत में लोग ये सोचते थे कि गैस पानी में नहीं घुलता, लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी। बेटा हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि गैस को पानी में घोला जा सकता है। शुरुआत में लोगों को ऐसा लगता था कि गैस पानी में नहीं घुलता होगा, पर हेनरी नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया नहीं, गैस को पानी में घोल सकते हैं, बस शर्त है कि प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बेटा हेनरी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं हेनरी। तो सुनो ध्यान से, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार यह बताया कि किसी भी गैस को पानी में घोल सकते हैं। बस इन्होंने यह कहा कि किसी भी गैस को पानी में आप घोल सकते हो, पर गैस कितने मात्रा में घुलेगा वो लगाए गए प्रेशर पे निर्भर करेगा। इन्होंने कहा कि कितना गैस पानी में घुलेगा वो लगाए गए प्रेशर पे निर्भर करेगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, यानी गैस का जो विलेयता है वो लगाए गए प्रेशर के समानुपाती होगा। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतना ही ज्यादा पानी में घुलेगा। तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि गैस पानी में घुलता है, और ये इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसके लॉ भी पढ़ने को मिलेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ने को मिलेगा। पर न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े समय के बाद आएगा। पहले हम हेनरी लॉ को अब समझ लेते हैं। बेटा अब यहां से इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। तो हेनरी लॉ इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि गैस को पानी में घोल सकते हैं, बस शर्त है प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस पानी में उतना ही ज्यादा घुलेगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया हेनरी लॉ। अब चलो मैं आपको ये बताता हूं कि हेनरी का जो लॉ है ये कहां कहां काम करता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के समय में हेनरी लॉ कहां काम करता है। आपके सिलेबस में, आपके इस चैप्टर में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें यह पूछा गया है कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बताओ, इसके एप्लीकेशन बताओ, इनका उपयोगिता बताओ। तो बेटा अब मैं आपको हेनरी लॉ कहां कहां उपयोग होता है हमारे नॉर्मल लाइफ में वो बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि हेनरी लॉ कहां काम करेगा तो आप क्या करना, सिर्फ ये ध्यान देना कि आपके आसपास कहीं पर भी गैस पानी में या किसी द्रव में घुला हुआ दिख रहा है। आप बस ये ध्यान देना कि आपके आसपास कभी भी अगर आपको कोई गैस किसी द्रव में घुला हुआ दिखे तो कह देना यहां पर हेनरी का लॉ काम कर रहा है। मैंने कहा आप अपने आसपास कहीं पर भी किसी गैस को किसी द्रव में घुला हुआ पाते हो तो कह देना वहां हेनरी का लॉ काम कर रहा है। और अगर गैस ज्यादा घुला है तो कह देना ज्यादा प्रेशर रहा होगा, और अगर गैस कम घुला है तो कह देना प्रेशर कम रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतना ही ज्यादा घुलेगा। तो चलिए मैं आपको हेनरी लॉ की कुछ उपयोगिता बताता हूं, कुछ एप्लीकेशन बताता हूं, और ये सारे एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, ध्यान सुनना। तो बेटा हेनरी लॉ के एप्लीकेशन सबसे आसानी से आप देख सकते हैं किसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल में। हां, किसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल में आप बताएंगे कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कौन सा गैस घुला होता है भाई? इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सा गैस घुला होता है? हाँ? कुछ बच्चे लिखे हैं हाइड्रोजन, कुछ बच्चे लिखे हैं नाइट्रोजन, इनके अंदर घुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अंदर घुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हां, पर वो बात अलग है कि अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक के बोतल में अलग अलग मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। जरा समझना, मान लो आपके पास 3 तरह का कोल्ड ड्रिंक का बोतल है। आपने एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल को खोला, आपने एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल को खोला तो आपने क्या देखा कि यहां पर ना बुलबुले बने। ये देखो बेटा, यहां पर बुलबुले बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। एक और कोल्ड ड्रिंक का बोतल, जब इसको मैंने खोला तो मैंने क्या देखा कि इसमें बुलबुले थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, बबल्स थोड़े ज्यादा बन रहे हैं। और एक कोल्ड ड्रिंक तो ऐसा था जिसे खोलते ही तूफान आ गया हैं, खूब सारे बबल्स बन रहे हैं। ये देखिए खूब सारे बुलबुले बन रहे हैं, ये देखो यहां पर। तो बेटा ये जो बबल्स बनते हैं वो किसके वजह से बनते हैं? आखिर इनके अंदर क्या होता है? तो इनके अंदर होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स में आप कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ पाते हो, पर क्वेश्चन है कि एक कोल्ड ड्रिंक में बुलबुले कम बनते हैं और एक में बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है। हेनरी ने क्या बोला था कि अगर आप प्रेशर कम लगाओगे, अगर आप प्रेशर कम लगाओगे तो गैस कम घुलेगा, और अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो गैस ज्यादा घुलेगा, और अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो गैस और ज्यादा घुलेगा। तो सिंपल सी कहानी है, बीच वाले में इसलिए ज्यादा बुलबुले बने क्योंकि शायद इसमें हेनरी लॉ बहुत स्ट्रिक्टली काम कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। तो बस याद रखना ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हेनरी लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये बताओ कि इन कोल्ड ड्रिंक के बोतल में CO2 ही क्यों डालते हैं? ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं इनमें CO2 ही क्यों डालते हैं? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण होगा? और कोई गैस भी तो डाल सकते थे। एक बच्चा पूछ रहा कितना प्रेशर लगा? बहुत प्रेशर लगा। अब मैं कैसे बताऊं यहां पर कितना प्रेशर लगा? ये बस ऐसी एग्जांपल है बेटा। हां, तो एक प्रश्न था कि इन सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 ही क्यों डालते हैं? हम ऑक्सीजन भी तो डाल सकते हैं। बेटा पहली बात, ऑक्सीजन जो होता है इसका द्रव्यमान कम होता है, इसका आकार छोटा होता है, और मैं अभी भी क्या बताया था, छोटे आकार वाले जो होते हैं वो जल्दी द्रव में नहीं घुलते। तो भाई ऑक्सीजन भी तो इनके अंदर हम डाल सकते थे, हैं? उतना ही मजा आता, साथ ही साथ सेहत भी शायद बन जाती है हमारी। पर CO2 ही क्यों?
तो बेटा CO2 इसलिए डालते हैं, पहली बात सस्ता है, दूसरी बात वो आसानी से घुल जाता है। क्यों आसानी से घुल जाता है? क्योंकि इसका आकार थोड़ा बड़ा है, बड़ा आकार होने से वो गैस में घुल जाता है। मैं अभी अभी आपको बताया हूं कि बड़े साइज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से द्रव में घुल जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में देख सकते हैं कि हेनरी का नियम काम कर रहा है। और कोई उदाहरण बताओ जिसमें हेनरी का नियम काम करता हुआ दिखता है। जो माउंटेनर्स होते हैं, जो पहाड़ों में ऊपर जाते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। ये जो माउंटेनर्स होते हैं ना, जो लोग ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं, आपको पता है कभी अगर आपको मौका मिले आप ऊंचे हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे यानी कि ऊंचे पहाड़ों पे चले जाओगे तो ऊपर चढ़ने के बाद आपको चक्कर आएगा, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ये जो माउंटेनर्स होते हैं जब ये बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो इनको ना चक्कर आने लगते हैं, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। क्यों? दो कारण हैं। पहला, अब इतना ऊपर चढ़ोगे तो चक्कर तो आएगा ही आएगा, और दूसरा, ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का दाब कम होता है। ऑक्सीजन का दाब कम होता है, ऑक्सीजन भी कम होता है और ऑक्सीजन का दाब भी कम होता है। जरा ध्यान सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। जब कोई ऊपर पहाड़ों पे चला जाता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ऊपर जो पहाड़ होते हैं, जो ऊपर पहाड़ होते हैं वहां हवा कम होता है। ये बात सबको पता होना चाहिए। ऊपर पहाड़ों में हवा कम होता है यानी कि ऑक्सीजन कम होता है। बेटा ऑक्सीजन कम होता है ये बड़ी परेशानी नहीं है। हवा ऑक्सीजन कम है ये बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी तो ये है कि ऑक्सीजन कम है जिसके कारण ऑक्सीजन का दाब यानी कि प्रेशर भी कम होगा, हवा का प्रेशर भी कम होगा। तो हवा का प्रेशर कम होगा, उससे क्या हुआ? सुनना, ये बताओ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़ों से हमारे ब्लड में घुल जाता है। ध्यान सुनना, ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहले हमारे फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में जाने के बाद वो हमारे ब्लड में घुल जाता है। अब ब्लड तो लिक्विड है, मैंने कहा ब्लड तो लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे घुल गया? तो बेटा उसका कारण यह है, हमारे आसपास जो हवा होता है, हमारे आसपास जो हवा होता है उसने हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाया हुआ है, हमारे ऊपर एक दाब लगाया हुआ है जिसको आप बोलते हैं वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड में वो कैसे घुल गया? क्योंकि आसपास जो हवा होता है ना उसने हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाया हुआ है, एक दाब लगाया हुआ है। उसी दाब के कारण, उसी प्रेशर के कारण ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में घुल जाता है। हेनरी ने क्या बोला था? हेनरी ने बोला था दाब लगाओगे तो गैस द्रव में घुलेगा, दाब लगाओगे तो गैस द्रव में घुलेगा। तो उसी वजह से, उसी दाब की वजह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाता है। अब ये बताओ ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या है? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या काम करता है? तो बेटा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या काम करता है? जब वो ब्लड में घुल जाता है तो ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक कोशिका तक पहुंचाता है और कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज होता है। तो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को जलाता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा के मदद से हम जिंदा रह पाते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मूव करते हुए हमारे हर एक सेल तक पहुंच जाता है। सेल में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को वो जलाता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए। तो अब हुआ क्या? जो इंसान ऊपर पहाड़ों में चला गया है, बेटा ऊपर पहाड़ों में हवा कम होता है, ऊपर पहाड़ों में हवा कम होता है। हवा तो कम होता ही है, हवा का दाब भी कम होता है, हवा का प्रेशर भी कम होता है और हवा का प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन ब्लड में ठीक से नहीं घुलता। हेनरी ने क्या बोला था? प्रेशर कम लगाओगे तो गैस द्रव में कम घुलेगा। तो सिंपल सी कहानी है, ऊपर पहाड़ों में हमें ठीक से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं घुल पाता। ऑक्सीजन तो है, थोड़ा बहुत है लेकिन है, पर उसके बावजूद हमें तकलीफ क्यों होती है? बेटा वहां आसपास हवा कम रहता है और हवा कम होने के कारण दाब कम होता है और दाब कम होने के कारण
ऑक्सीजन मेरे ब्लड में कम घुलेगा। और जब सोचो ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलेगा, हेनरी के नियम के हिसाब से दाब कम है तो ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलेगा। तो ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जब ब्रेन तक नहीं पहुंचता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस तरह की बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया, ऑक्सीजन के कमी से होने वाले बीमारी को एनॉक्सिया कहा जाता है। हालांकि ये टेम्पररी बीमारी है, नॉर्मल अवस्था में आने पर ये नॉर्मल हो जाता है। तो याद रखना, ऊंचे पहाड़ों में एनॉक्सिया की बीमारी या तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वहां हवा का दाब कम होता है, जिसके कारण हवा यानी कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम घुलता है। अच्छा ठीक है, ये इतना ऊपर गया हुआ है, चलो इसको नीचे उतारते हैं और चलते हैं बेटा पानी के अंदर। अब बात करते हैं स्कूबा डाइवर्स की। स्कूबा डाइवर्स, तो इनके अंदर भी हेनरी का नियम काम करता है। इनके अंदर भी हेनरी का नियम काम करता है। तो जो गोताखोर होते हैं, ध्यान सुनना, गोताखोर स्वाभाविक सी बात है पानी के अंदर रहने के लिए वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये जो सिलेंडर होता है बेटा, इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ऑक्सीजन, स्वाभाविक सी बात है, और साथ में होता है नाइट्रोजन। ये जो सिलेंडर है इसमें ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। अब सुनना क्या होता है, ये जो गोताखोर होते हैं ना, इनको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इनको एक हिदायत दी जाती है कि तुम पानी के अंदर तो चले गए, लेकिन आप जितने देर में नीचे गए हो ऊपर आते वक्त धीरे धीरे आना। इन गोताखोरों को एक हिदायत दी जाती है, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप नीचे गए हो तो नीचे चाहे जितने भी देर में जाओ, पर ऊपर आते वक्त आप धीरे धीरे आना। इनको कहा जाता है ऊपर आते वक्त धीरे धीरे आना, जल्दी से मत आ जाना बाहर। इनको बोला जाता है कि अगर आप पानी से बाहर निकलोगे तो धीरे धीरे बाहर निकलना, जल्दी जल्दी मत निकलना, वरना आपका बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों? सुनना बेटा, पानी के अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर दाब बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट? ये बात सब जानते हैं बेटा। पानी के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है, पानी के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है, और इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो बेटा अब क्या होता है, क्योंकि ये आदमी पानी के अंदर बहुत अधिक दाब में है, तो बहुत अधिक प्रेशर होने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस आदमी के बॉडी में बहुत ज्यादा घुल गया है। इस आदमी के बॉडी में बहुत ज्यादा घुल गया है। पानी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हद से अधिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पानी के अंदर घुल जाता है। हेनरी ने क्या बोला था? ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस ज्यादा घुलेगा। तो बस वही हुआ यहां पर। अधिक प्रेशर होने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इस आदमी के बॉडी में बहुत अधिक घुल गया है। तो अब हुआ क्या बेटा, ऑक्सीजन अगर ज्यादा घुल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बॉडी में यूज हो जाएगा। पर नाइट्रोजन का क्या? तो बेटा जब हम सांस छोड़ते हैं ना, जब सांस छोड़ते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है ये बुलबुले बन के बाहर निकल जाता है। तो यहां जो बुलबुले बन रहे हैं ना, इन बुलबुलों में CO2 भी रहता है और नाइट्रोजन भी रहता है। तो जब ये आदमी सांस छोड़ता है तो CO2 बाहर निकल जाता है और ये जो नाइट्रोजन था ये भी बाहर निकल जाता है। पर अब सुनना क्या होता है, अगर ये आदमी पानी के अंदर गया है और हाई प्रेशर में है तो उसके बॉडी में हद से ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुला हुआ है, और जब वो सांस छोड़ता है तो नाइट्रोजन निकल जाता है। लेकिन अब सुनना क्या होता है, ये आदमी जब पानी के ऊपर सतह पे आएगा तो इसको धीरे धीरे आना पड़ता है। एकदम से ऊपर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? सुनना, ये बहुत अधिक प्रेशर में है, पर अगर ये आदमी एक ही बार में अगर बाहर निकलेगा, तेजी से बाहर निकलेगा, तो इसका बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसके बॉडी के साथ वही होगा जो एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल में होता है। क्या सबको पता है कि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को धीरे से खोलते हो तो गैस धीरे से निकलता है और बुलबुले नहीं बनते, पर अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक के बोतल को एक ही बार में खोलोगे तो सारा का सारा गैस एक ही बार में बाहर निकलता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल को एकदम से खोलोगे तो एकदम से जो प्रेशर है वो हटेगा, और जब प्रेशर हटेगा तो सारा का सारा गैस एक ही बार में निकलने की कोशिश करेगा, जिसके कारण बुलबुले बनते हैं। तो बस फिर क्या था बेटा, अगर ये आदमी एक ही बार में अचानक बाहर निकलेगा
तो प्रेशर कम होने के कारण इसके ब्लड में जो नाइट्रोजन घुला हुआ है, इसके ब्लड में जो नाइट्रोजन घुला हुआ है वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और एकदम से बाहर निकलने के चक्कर में वो बुलबुले बनाएगा, वो बबल्स बनाएगा। और सोचो अगर आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उसमें अगर बबल्स बन गए तो आपका बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगा, आपका हार्ट भी ब्लॉक हो सकता है। अगर ये आदमी एकदम से बाहर निकलेगा तो इसके रक्त में, इसके ब्लड में जो नाइट्रोजन घुला है, अगर आप एकदम से बाहर निकलोगे तो एकदम से गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसके कारण अंदर बबल्स बन जाएंगे और इसका बॉडी प्रॉब्लम में आ सकता है। इस बीमारी को, इस समस्या को बेंट कहा जाता है बेटा। बेंट, नाइट्रोजन द्वारा रक्त में यानी कि ब्लड में बुलबुले बना देने के कारण हार्ट को जो तकलीफ होती है उसे बेंट कहा जाता है। तो अब बताओ इस आदमी को ऊपर आते वक्त धीरे धीरे आने क्यों बोला जाता है? अगर वो एकदम से बाहर आएगा तो घुला हुआ नाइट्रोजन एक ही बार में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब एक क्वेश्चन मुझे पता है आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, क्या कि अगर नाइट्रोजन इतना ही तकलीफ दे रहा है तो इसको इसके अंदर डाले क्यों है जी? अगर नाइट्रोजन इतना ही तकलीफ दे रहा है तो उसको इस सिलेंडर के अंदर क्यों डाले? तो उसका जवाब है बेटा, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, उसे फीका करने के लिए। आपको पता है आप प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, आप शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते। आप जब से इस धरती में पैदा हुए हो, ये बताओ हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% के आसपास है। यानी कि आप जब सांस लेते हो तो बहुत सारे गैस आपके बॉडी में जाता है, पर ऑक्सीजन कितना है? मात्र 21%। तो आप शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेते, आप तो सारा गैस अंदर ले लेते हो, ऑक्सीजन उपयोग हो जाता है, बाकी गैस बाहर निकल जाते हैं। तो आपको बचपन से ही डाइल्यूट ऑक्सीजन लेने की आदत है, यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है, आपको मात्र 21% ऑक्सीजन लेने की आदत है। तो बेटा इस सिलेंडर में भी ऑक्सीजन जो रहता है ना वो 21% के आसपास रहता है, और बाकी का परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का रहता है। तो हम शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अच्छा, अगर मैं शुद्ध ऑक्सीजन ले लूंगा तो क्या होगा है जी? ये बताओ, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको मुंह मीठा करते हैं, तो मुंह मीठा करने के लिए हम मिठाई खिलाते हैं, शक्कर थोड़ी खिला देते हैं? तो बेटा हमें बचपन से प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। अब किसी इंसान को अगर प्योर ऑक्सीजन दे दोगे ना, अगर इस सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन डाल दोगे यानी कि 100% ऑक्सीजन, तो सांस लेते वक्त उसके बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा कि वो ऑक्सीजन हमारे जो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है उसको बहुत तेजी से जलाएगा। ऑक्सीजन का काम क्या है? ग्लूकोज को जलाने का। तो शुद्ध ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में आपके ब्लड में चला जाएगा और वो जल्दी जल्दी कोशिकाओं में रखे हुए ग्लूकोज को जलाएगा, जिसके वजह से इतने ह्यूज क्वांटिटी में हीट निकलेगा, इतने ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, जो नाजुक अंग होते हैं, वो जल जाएंगे, वो गल जाएंगे। तो बेटा हमको बचपन से ही शुद्ध ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। वो मरीज जो अस्पताल में होता है उसको भी जब ऑक्सीजन चढ़ाते हैं ना, वो भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें भी कुछ ना कुछ डाइल्यूट फॉर्म में रखा जाता है। तो याद रखना, क्योंकि हमें बचपन से ही शुद्ध ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है, इसीलिए इस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी डालते हैं। पर मैं दूसरा गैस भी डाल सकता था, पर बाकी जो गैस होते हैं ना वो थोड़े पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। नाइट्रोजन जहरीला नहीं होता, इसलिए इसको डालते हैं। और आपको पता है आजकल नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग हो रहा है। गौर से सुनेगा, आजकल नाइट्रोजन के स्थान पे हीलियम डाला जा रहा है। ये आपके बुक में दिया हुआ प्रश्न है बेटा। हाँ अभिमन्यु, आपके ऑब्जेक्शन का मैं जवाब दूंगा, पहले यहां सुनो। आजकल नाइट्रोजन के स्थान पे हीलियम डाला जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। बताइए हीलियम डालने से फायदा क्या हो जाएगा? हीलियम डालने से क्या फायदा होगा, चलो बताओ। बेटा अभी कुछ देर पहले ही
मैंने आपको बताया था कि जो छोटे आकार वाले गैस होते हैं उनका सॉलिबिलिटी यानी कि विलेयता कम होता है ना। तो हुआ ये कि आप यहां पर हीलियम लोगे तो नाइट्रोजन के तुलना में हीलियम का द्रव्यमान कम होता है, यानी ये ब्लड में कम घुलेगा, इसका विलेयता कम होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, आकार कम है। तो हुआ क्या, अगर हीलियम डालूंगा और पानी के अंदर जाऊंगा तो हीलियम का सॉलिबिलिटी कम होता है, जिसके कारण अधिक दाब में भी हीलियम ब्लड में कम घुलेगा, अधिक प्रेशर में भी हीलियम ब्लड में कम घुलेगा। और जब हीलियम ब्लड में कम घुलेगा तो बबल्स बनने के चांसेस, बुलबुले बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसीलिए आजकल नाइट्रोजन के स्थान पे हीलियम लिया जा रहा है। तो बेटा आज के क्लास में मैंने आपको हेनरी का सिद्धांत बताया, पर अभी तो आपने सिर्फ हेनरी के लॉ का एप्लीकेशन देखा है, पर इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं। अगले क्लास में इस चैप्टर का जो हेनरी लॉ है इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो बताइए, अगर किसी को डाउट है तो रुक करके पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे बेटा। हाँ, तो अभिमन्यु बोलो, क्या समस्या है आपको? राजेश बेटा, गैस विलायक के साथ क्रिया भी करता है, पर पहले वो उस गैप में जाके फंसता है, उसके बाद रिएक्शन होता है। तो अभी हम रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, गैस कैसे चला जाता है अंदर उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुंदन कुमार पूछ रहे हैं कि ये सबको लिखे कैसे कॉपी में। बस बेटा कुछ क्लासेस में आपको केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से पहला चैप्टर का नोट्स आपको दे दिया गया है। आपको एप्लीकेशन में या डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको नोट्स मिल गया है। इस चैप्टर के नोट्स भी मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ, या आपके पास जो भी पुस्तक होगा, जो भी बुक होगा, उसका उपयोग करिए पढ़ने के लिए। मैं जो कुछ बता रहा हूँ सब आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, हम थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं, अलग बात है, पर बुक पढ़िए, आपको इसको लिखते कैसे हैं वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और बताइए। हाँ बोलो अभिमन्यु, क्या पूछ रहे हो बेटा? दिस सिचुएशन बिलोंग टू सी और अंडर वाटर बट व्हेन मेंस इन स्पेस। बेटा ये बहुत तेजी से आपका ना स्क्रॉल हो रहा है जो लिखे हुए हैं। बट बेटा एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ये सब प्रश्नों का भी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। अच्छा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन? What will be the ratio of nitrogen in those peoples who goes to space? Okay, असल में एक्चुअली क्या होता है, लगभग जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, वो वैसा ही होता है जैसे इन सिलेंडर्स के अंदर रखा जाता है। वैसा कुछ नहीं बेटा। स्पेस में हाँ ये हो सकता है कि स्पेस में थोड़ा सा दाब कम होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नाइट्रोजन की तुलना में, मतलब यहाँ 21% की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पर उसका एग्जैक्ट परसेंटेज कितना होता है, स्पेस में जाने वाले लोगों को जो ऑक्सीजन दी जाती है उसका एग्जैक्ट परसेंटेज कितना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। पर मुझे लगता है वहाँ दाब कम होने के कारण, हालांकि वो जो स्पेस शटल होता है बेटा उसके अंदर दाब उतना ही रखा जाता है लगभग जितना हमारे यहाँ धरती में होता है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग उतनी ही होनी चाहिए, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी नहीं पता है। ठीक, तो चलिए बेटा फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हेनरी के न्यूमेरिकल्स और उसके और भी दिए हुए थियरीज जो है उसको समझे में। चलिए बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं फिर अगले क्लास में। पढ़ते